अब तक हम बात कर रहे थे जहाँ पे हमने कहा भैया हमारी जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको दो मेथड दिए हैं। पहला मेथड का हमने क्या नाम दिया, ट्रेडिशनल मेथड, और सेकंड जो मेथड था हमारा उसका नाम दिया है मॉडर्न अप्रोच। और ट्रेडिशनल मेथड की अगर बात करें, अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, अंडर ट्रेडिशनल मेथड हम लोगों ने हमारे अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन करने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है। पहली जो कैटेगरी थी जहां हमने कहा पर्सनल नेचर के कुछ अकाउंट होंगे। सेकंड जो कैटेगरी थी हमारी उस कैटेगरी में हमने रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट किया कि भैया रियल अकाउंट जो होंगे वो आएंगे। और जो तीसरी कैटेगरी थी उसका नाम क्या दिया हमने, तीसरी कैटेगरी को हमने नाम दिया नॉमिनल नेचर के अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। चलिए, ये हमने मोटा मोटी एक कैटेगरी समझने की कोशिश की थी। और हमने ट्रेडिशनल मेथड में जो हमारी पहली क्लास थी हमने कहा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने क्या कहा, नेचुरल पर्सन, ये वो पर्सन थे, नेचुरल पर्सन जहां हमें किसी भी व्यक्ति का नाम मिलता था, राम श्याम मोहन ह्यूमन बींग्स का नाम मिलता था, तो हमने कहा भाई ये हमारे पर्सनल नेचर के अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल नेचर के अकाउंट है। सेकंड कैटेगरी हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इस कैटेगरी में हमने किन्हें रखा, इस कैटेगरी में देखिए जो सेकंड कैटेगरी थी हमने कहा इसमें के अंदर हमने बिजनेस करने वाले कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों को रखा। जहां एक व्यक्ति अपने बिजनेस को एक आइडेंटिटी देने की कोशिश करता है, एक नाम रखता है, वो कैटेगरी इसमें रखा। क्योंकि ये तो भगवान ने जो बनाए वो इंसान है, ये इंसानों के नाम है, और ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ना, ये इंसान ने क्रिएट किए हैं अपने बिजनेस रन करने के लिए। तो इसलिए हमने कहा भैया ये आर्टिफिशियल नेचर के अकाउंट है। अब तीसरी कैटेगरी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी तीसरी कैटेगरी थी जहां हमने कहा कि भैया यहाँ पे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होंगे, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ये नेचर के अकाउंट इस कैटेगरी में हम डालेंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसको भी हम ऑलरेडी इंडिविजुअल वर्कआउट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। चलिए, तो जो हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट थे उसके अंदर फर्दर हम दो तरह की क्लास डिवाइड करते हैं। ये पूरी समझिए मेरी बात ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन समझने के लिए है, आराम से अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए है। परंतु जब रूल लगाने की बात आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पर्सनल में कौन सी कैटेगरी का है, आर्टिफिशियल में कौन सी है, या इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भैया। तो जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को हम फर्दर समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम यहाँ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। परंतु कुछ हमारा बिजनेस का ट्रेडिशन जो है, पुरानी परंपराएं जो चली आ रही है, उस कारण हम उस पर्सन को नाम से न डाल के उसको रिप्रेजेंट करने वाले किसी और शब्द का उल्लेख यहाँ करेंगे। उसके पीछे टेक्निकल कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार अपना शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम मान लीजिए मिस्टर मोहन है, मान लीजिए, और अगर मुझे उन्हें बुलाना है तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि मिस्टर मोहन आप इधर आइए?
हमारे संस्कारों में ऐसा नहीं है, तो उसको मोहन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कहूंगा पिताजी आप इधर आइए। बात समझना मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं। तो जो पिताजी शब्द है वो अल्टीमेटली मिस्टर मोहन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कुछ रीजन की वजह से, रीजन है हमारी पुरानी परंपराएं, तो रीजन की वजह से हम मिस्टर मोहन को नाम से न बुला के उसको संबोधित करने वाला कोई और शब्द, किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या शब्द प्रयोग करने से मोहन के अस्तित्व में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। वो नाम तो उन्हीं के लिए, वो संबोधन तो उन्हीं के लिए। ठीक इसी प्रकार मैंने आपसे कहा था कि हमारे तो जो हमारे बिजनेस का जो पुरानी परंपराएं हैं वो इस तरह से चली आ रही है कि वहाँ पे जो बिजनेस के डेटर्स और क्रेडिटर्स जो है, बिजनेस के डेटर्स और क्रेडिटर्स है, वो हमेशा बुक्स में उसके नाम से आएंगे। नाम से पता चल जाएगा कि भाई ये वो पर्सन है जिसको हमने माल बेचा है, उधार माल बेचा है, या उस पर्सन ने हमें उधार माल बेचा है। परंतु उस कैटेगरी को मालिक जो ऑनर है उस कैटेगरी से अलग कैसे करें, इसके लिए हम बिजनेस ऑनर के अकाउंट के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसने जो पैसा लगाया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो है कैपिटल अकाउंट। तो जो बिजनेस ऑनर एक पर्सन है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक पर्सन है जो बिजनेस ऑनर है, यानी कि नेचुरल पर्सन है, पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसी और शब्द का प्रयोग किया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। इसी प्रकार से बिजनेस ऑनर जो पैसा बिजनेस से निकालेगा उसको भी उसके नाम से ना रिप्रेजेंट करके उससे मिलता जुलता जो शब्द है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो शब्द है ड्राइंग शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे और भी बहुत सारी कैटेगरी आएगी, समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने कहा हमारे यहाँ पे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में एक और कैटेगरी आएगी जहां हम एक्सपेंसेस और इनकम के कुछ अकाउंट जिनका हिसाब किताब बाकी रह गया है, यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस अगर किसी भी प्रीफिक्स के साथ आती है या फिर सफिक्स के साथ आती है, तो ऐसी स्थिति में भी वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही होगा। वो उस ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करेगा जिनका वो खर्चा बाकी है या हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है। इस कैटेगरी को हम एडजस्टमेंट एंट्री के फॉर्म में ऑलरेडी बहुत डिटेल कर चुके हैं। इसके जो एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, इसके अंदर कहा था कोई भी इनका एक्सपेंसेस का नाम आएगा, परंतु उसके आगे या पीछे कोई और शब्द भी आएगा। जैसे सैलरी पेड इन एडवांस, वर्ड क्या आ गया? एडवांस वर्ड आ गया। तो हमारे इनकम या जो हमारे एक्सपेंसेस है, हमारे इनकम और ये एक्सपेंसेस है, ये कैसे वर्ड आएंगे? या तो एडवांस या आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी रह गया, ऐसे शब्दों के साथ आएंगे। आउटस्टैंडिंग यानी कि इतना खर्चा बाकी है। इसका मतलब ये उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं जिनका वो एक्सपेंसेस बाकी है। जैसे आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी सैलरी का भुगतान महीना एंड होने के बाद में, मान लीजिए आप 5 या 10 दिन बाद में करते हो, यानी कि मान लीजिए 5 तारीख को आप सैलरी का भुगतान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 31 मार्च को जब आप अपनी बुक क्लोज करोगे तो हो सकता है कि 100 आदमी हो जिनका पैसा बाकी हो। तो वो है तो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो नंबर ऑफ पर्सन से, नेचुरल पर्सन से जिनका पैसा बाकी है। पर हमने मीनिंग समझी थी एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर। हमने कहा कि वो हमारी बुक्स में सही प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए और हमारी सही फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ऐसे अकाउंट को बुक्स में लाना पड़ता है। हमें पहचान कैसे होगी? खर्चों के आगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है, शब्द का आएगा, या एडवांस शब्द का प्रयोग पीछे हो सकता है, या प्रीपेड शब्द का प्रयोग होगा। भाई सैलरी प्रीपेड यानी कि एडवांस में पे किया, तो सैलरी वर्ड तो आया, जो सैलरी जो अकाउंट है वो तो इफेक्ट होगा, वो नॉमिनल नेचर का होगा, आगे बताएंगे, तो वो तो रिप्रेजेंट होगा, परंतु उसके साथ साथ
उसके साथ साथ एक और वर्ड आ रहा है, दैट इज प्रीपेड सैलरी। ये जो प्रीपेड सैलरी है ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड इनकम के लिए वर्ड आएंगे एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। एक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ? एक्रूड इनकम का मतलब हुआ कि पैसा हमने उस आदमी का काम तो कर दिया है, परंतु हमें वो इनकम अभी तक आई नहीं है, उसने हमें भुगतान नहीं किया है, हम मांगते हैं। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या बताया मैंने? अनअर्न्ड इनकम का मतलब हो गया कि भैया सामने वाले ने मुझे पेमेंट तो कर दिया, परंतु मैंने अभी तक उसका काम नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या बताया मैंने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये हुआ कि भैया हमने, उस आदमी ने तो काम कर दिया, हमने भुगतान अभी तक किया नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, उस बंदे ने अभी तक हमें काम नहीं किया, हमने उसका भुगतान कर दिया। ठीक है ना? तो इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर ऑलरेडी डिटेल में एडजस्टमेंट एंट्री का वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंट के अंदर, और साथ ही साथ जर्नल में भी आपको ये वीडियो मिलेगा, तो वहां पे अपन कवर कर चुके हैं। परंतु यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पे मेरा मीनिंग जो है रिपीटिशन करने का वो ये है कि जो हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है उसको भी अच्छे समझने के लिए हमने 2 कैटेगरी बना दी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, जल्दी से रीटेक करेंगे, वापस रिकैप करने की कोशिश करेंगे हम। हमारी जो अगली कैटेगरी थी वो थी रियल अकाउंट वाली। जल्दी से एक बार रिकैप करेंगे रियल अकाउंट्स की कैटेगरी को। तो रियल अकाउंट तो बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत थी नहीं। रियल अकाउंट के अंदर हमने कहा कि हमारे बिजनेस को, एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले सभी अकाउंट इसमें आएंगे। अब चाहे वो टेंजिबल एसेट्स थी या इनटेंजिबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? इसको भी एसेट्स के अंदर हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं कि भैया हमारी एसेट्स की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती है। टेंजिबल एसेट्स का मैंने एग्जांपल दिए थे, हमारी लैंड जिसमें हमारे, अगर हमने वो परचेज कर रखी है, हमारी बिल्डिंग, हमारी मोटरसाइकिल, हमारा फर्नीचर जो हम यूज़ कर रहे हैं। इनटेंजिबल में हमने कहा हमारी गुडविल हो गई, हमारा पेटेंट हो गया, हमारे कॉपीराइट्स हो गए। ये वो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं है, पर हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, रन करने में, हमारी बिजनेस को स्मूथली रन करने में, या मार्केट दूसरों के कंपेटिटिवली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। इनटेंजिबल एसेट्स, इसको भी हम कैटेगरी को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारी तीसरी कैटेगरी हमने कहा, जो हमारी तीसरी कैटेगरी थी वो कौन सी थी भैया? वो थी नॉमिनल नेचर की कैटेगरी। नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट को फिर से हम बहुत अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे? 2 तरह से डिवाइड करेंगे। पहली जो क्लास है वो हमारे एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकंड कैटेगरी है हमारे बिजनेस की इनकम को रिप्रेजेंट करेगी। जब एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस इंक्लूडेड लॉसेस, अगर किसी तरह का लॉस होगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से हमारी इनकम और जो हमारे बिजनेस के रेवेन्यू है वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे नॉमिनल का जो हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया था वो क्या था भैया? वो था आय व्यय खाते। आय व्यय खाते, आय व्यय खाते में एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस क्या हो गए? बहुत सारे, देखिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस को रन करने के लिए आपको माल खरीदना पड़ेगा। तो जो भी गुड्स आप परचेज करोगे वो आपके लिए खर्चा हो गया। अगर मान लीजिए वो जो जमीन है जहां पे आप काम कर रहे हो, बिल्डिंग अगर आपकी रेंटेड है, तो उसका जो रेंट का भुगतान किया है वो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। आपने बिजनेस रन करने के लिए किसी को कमीशन दिया है जो आपकी सेल कर रहा है, तो जो कमीशन का भुगतान हुआ वो भी क्या हो गया भैया? वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया। बिजनेस रन करने के लिए आपने लोन ले रखा है और इंटरेस्ट का भुगतान किया, वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका माल खराब हो गया और या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया माल,
तो किसी भी तरह से लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे लॉस बाय फायर हो, किसी भी तरह से माल आपका खराब हो जाता है, कोई भी चोरी हो जाती है, तो वो लॉसेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। किसी को आपने माल बेचा और उसने पेमेंट दिया ही नहीं, तो आपके लिए वो बैड डेब्ट हो गया, वो भी इसी कैटेगरी में आ गया, वो बिजनेस के लिए लॉसेस हो गए ना। तो लॉसेस और एक्सपेंसेस ये हमारी इस कैटेगरी में कवर करेंगे। नॉमिनल अकाउंट की जो दूसरी क्लास थी, जहां हम इनकम बिजनेस की इनकम और रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिजनेस का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है, हमारा सेल्स का जो अकाउंट है, हमारा जो सेल्स का अकाउंट है वो बिजनेस का रेवेन्यू अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमने किसी को, हमको ड्यूरिंग द ईयर कोई कमीशन रिसीव होता है, तो वो जो कमीशन होगा अगर रिसीव्ड होता है, हमने पेड किया तो हमारे लिए खर्चा हो गया, और हमने रिसीव्ड किया है वो हमारे लिए क्या हो गया भैया, वो हमारे लिए इनकम हो गई। तो और भी बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है जहां आपको ये लगता है कि बिजनेस के लिए इनकम का पार्ट है ये, वो हमारी नॉमिनल नेचर की कैटेगरी हो गई। मैं एक पूरी इस टेबल को एक बार समराइज करता हूं, समराइज ऑलरेडी कर चुका हूं, सॉरी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आप अपने पेपर पे इसको नोट डाउन कीजिए। एक पेपर का शॉर्ट फॉर्म में है। यहाँ पे आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब आपका एग्जामिनेशन टाइम आएगा उस टाइम आपको क्विकली रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। तो अब तक हमने ट्रेडिशनल मेथड के अंदर अकाउंट की जो क्लासिफिकेशन है वो किया। हमने कहा भैया 3 नेचर के अकाउंट होते हैं। अब आपकी जो बुक है ये 2022 का एडिशन है, टी.एस. ग्रेवाल, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 2022 का एडिशन है टी.एस. ग्रेवाल, ठीक है। चैप्टर है हमारे पास रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर आऊंगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भैया आप इसके अंदर अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करो कि कौन सा किस नेचर का अकाउंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन। अब मैं अकाउंट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप साथ साथ रिवीजन करते जाइए, फटाफट आप भी साथ साथ क्विकली पढ़ते जाइए। चलिए, सबसे पहले जो कैटेगरी यहाँ बताइए, कुछ दे रखे, आई थिंक 20-25 क्वेश्चन दे रखे हैं कि भैया इसके अंदर अकाउंट का कौन सा अकाउंट का नेचर है, आप ये आइडेंटिफाई कीजिए। पहला हमारे सामने आया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स वाली कैटेगरी का आते हैं। इसके लिए जो मेरी ब्रॉडर कैटेगरी होगी वो होगी रियल अकाउंट। चलिए अब नोट डाउन करते जाइए। एक्साइज ड्यूटी ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी हो गई। बिजनेस के लिए क्या हो गया भैया, खर्चे के नेचर का हो गया। इसके लिए हमारे लिए ये नॉमिनल नेचर के अकाउंट हो गए। और नॉमिनल का मैंने मीनिंग क्या बताया था, नॉमिनल क्यों है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस के रूप में काम करेंगे, बिजनेस के लिए ये खर्चा है। क्रेडिटर्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, क्रेडिटर्स का अकाउंट मैंने कहा ये बिजनेस जो ऑनर है उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक अकाउंट है। तो ये अगेन हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया। चलिए अगला, मोटर व्हीकल मेरे बिजनेस के लिए एसेट्स है भैया, और बिजनेस के लिए एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। यहां हम रूल की बात नहीं करेंगे, रूल की एक बार हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे कौन सा अकाउंट है, वो नेचर ढूंढेंगे। अगला जो स्टेप है वहां उसके ऊपर हम रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लगाने की कोशिश करेंगे। गुडविल जो है मैंने कहा अगेन ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। इनटेंजिबल एसेट्स है बिजनेस के लिए, तो ये हमारे लिए रियल अकाउंट हो गई, बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट हमारी टेंजिबल एसेट्स हो गई, इसलिए रियल अकाउंट हो गया। सैलरी, हमारे यहाँ जो आदमी काम कर रहे हैं उनको हम सैलरी का भुगतान करते हैं, ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गए, तो ये हमारे लिए नॉमिनल कैटेगरी का अकाउंट हो गए, क्योंकि बिजनेस के लिए ये एक्सपेंसेस है। आगे बात करेंगे डेटर्स। डेटर्स क्या हो गया भैया, डेटर्स का मीनिंग हमने बताया, वो लोग डेटर्स का मीनिंग क्या बताया, हाँ ठीक है। डेटर्स का मतलब वो लोग जिनको कि हमने उधार माल बेचा है। डेटर्स का मतलब वो लोग जिनको कि हमने उधार माल बेचा है और उसके लिए हम उससे पैसा
मांगते हैं। तो हमने जो कैटेगरी बताई कि क्रेडिटर्स होते हैं वो हमेशा नाम से आएंगे और डेटर्स भी नाम से आएंगे, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर का मतलब वो लोग जो हमसे पैसा मांगते हैं, जो लोग हमसे पैसा मांगते हैं हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने हमको उधार माल बेचा है। इसी तरह से डेटर्स का मतलब वो लोग जिनसे हम पैसा मांगते हैं क्योंकि हमने उनको उधार माल बेचा है। ठीक है भैया, तो ये मेरे कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए पर्सनल अकाउंट। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने किसी को उधार माल बेचा और वो मेरा पैसा खा गया, मैंने किसी को उधार माल बेचा और वो मेरा पैसा खा गया, अब देने के लिए तैयार नहीं है, मेरे बिजनेस के लिए लॉस हो गया, ये नुकसान हो गया, मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा भैया ये मेरे लिए बैड डेब्ट्स हो गया, तो ये अगेन मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया, जो मेरे बिजनेस के लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भैया, उसके बाद में अगला जो है डेप्रिसिएशन, अगली जो कैटेगरी है वो डेप्रिसिएशन की है। डेप्रिसिएशन क्या है भैया, डेप्रिसिएशन का मीनिंग ऑफ फिक्स एसेट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी आपने कोई फिक्स एसेट्स बिजनेस के लिए खरीदी, कोई बिजनेस के लिए संपत्ति खरीदी, तो जब साल भर आप उसको काम लेते हो तो अब उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है जो पहले नई परचेज करने पे थी। उदाहरण मैंने आपसे सिंपल सा एग्जांपल, आप एक 10 लाख रुपीस में बिजनेस यूज करने के लिए गाड़ी अगर आप लेके आते हो तो एक साल बाद में भी क्या ये गाड़ी 10 लाख की भी रहेगी? नहीं भैया, अब 7 लाख 6 लाख की हो जाएगी, क्योंकि काम में लेने की वजह से उसमें घिसावट आ गई, उसकी अब वो वैल्यू नहीं रहेगी जो पहले थी। तो मान लीजिए 2 लाख की घिसावट आ गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, पीछे अब मार्केट वैल्यू रहेगी उसकी 8 लाख रुपए, तो ये जो 2 लाख रुपए है इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है हमारे पास, 1 आवर का वीडियो, वहाँ समझिएगा। बिजनेस के लिए ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, इसके लिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। कौन सी कैटेगरी कहेंगे भैया? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी। वेजेस का मतलब क्या हुआ, वो लोग जिनको हमने मजदूरी का भुगतान किया, जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ये अगेन हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। रिपेयर भी क्या हो गया, हो सकता है मशीन की रिपेयर करनी पड़ी हो, प्लांट एंड मशीनरी की रेगुलर रिपेयर हमें करनी पड़ती है ताकि बिजनेस स्मूथली रन करे, कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए भी ये हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। रमेश अ डेटर, बता दिया वो आदमी है रमेश, एक डेटर से खुद कह रहा है। रमेश एक पर्सनल अकाउंट हो गया हमारा, और पर्सनल में भी नेचुरल पर्सन हो गया। तो डेटर्स का मतलब जिसको हमने उधार माल बेचा था, ये एक पर्सनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर ये इंटरेस्ट पेड होता ना तो नॉमिनल नेचर का होता, उसमें भी एक्सपेंसेस की कैटेगरी का होता। फिलहाल यहाँ पे है तो नॉमिनल अकाउंट का ही, परंतु इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट है भैया। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो भैया बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यहाँ से जो भी हम काम करेंगे हमारे पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे, पर्सनल कैटेगरी में आ गया। परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट हो गया, माल खरीदा हमारे लिए खर्चा हो गया, माल खरीदा हुआ रिटर्न कर दिया, माल खरीदा था फिर उसको रिटर्न कर दिया, हमारी जो एग्जिस्टिंग खर्चा है वो कम हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, कैटेगरी जो है हमारी नॉमिनल नेचर की ही रहेगी। ड्राइंग मैंने कहा बिजनेस ओनर जब पैसा लगाएगा उसे कैपिटल कहेंगे, और जब वापस निकालेगा उसे कहेंगे ड्राइंग। कोई बात नहीं, पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया। उसके बाद में जो फ्रेट पेड किए हैं हमने माल के आने के लिए, ठीक है ना, तो ये भी हमारे माल जब खरीदते समय अगर हमने किसी भी तरह का रास्ते में एक्सपेंसेस किया है, वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस की कैटेगरी है, मतलब नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न दूसरा वर्ड है इसके लिए, सेल्स रिटर्न। और एक वर्ड आएगा, देखिए 2 शब्द है हमारे पास, डिटेल में आगे ऑलरेडी वीडियो है हमारे पास। एक तो है हमारे पास सेल्स रिटर्न और एक शब्द है परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट, देखिए वापस आया तो सेल्स रिटर्न को रिप्रेजेंट करेगा ये रिटर्न इनवर्ट। एक ही शब्द है, चाहे आप रिटर्न इनवर्ट कह दीजिए
या सेल्स रिटर्न कर दीजिए, माल वापस आया। भैया एक बार माल बेचा था वो वापस आ गया, नेचर क्या हो गया, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर परचेज रिटर्न शब्द की जगह अगर आपको शब्द मिलता है रिटर्न आउटवर्ड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड शब्द आया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले माल खरीदा था वापस भेज दिया। इन्हीं को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द है। तो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए आपके पास एक सेपरेट वीडियो है जहां इन शब्दों का मीनिंग के साथ साथ, जहां इन शब्दों के मीनिंग के साथ साथ इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी वो भी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो अब तक हमने क्या किया, देखिए अब तक हम लोगों ने सिर्फ इतना किया है कि भैया हमारे ट्रेडिशनल मेथड में, हमारे ट्रेडिशनल मेथड के अंदर अकाउंट की 3 क्लास बनाई हमने। हमारे ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हमने कहा हमारा जो अकाउंट है, हमारे अकाउंट का जब क्लासिफिकेशन करेंगे 3 तरह की क्लास है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल नेचर के अकाउंट। ये 3 क्लास हमें मिल गई। हमने इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल के साथ में उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि भैया इस नेचर का है, इस नेचर का है या इस नेचर का है। अब हम जब हमें हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आ गया, पहला काम क्या था, हमारे सामने ट्रांजैक्शन आएगा, ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करो। मैंने बार बार यही कहा, जब भी आपके सामने एक ट्रांजैक्शन आएगा, राम को माल बेचा, आपका काम है उन अकाउंट को बॉक्स बनाइए जो आपको लगता है कि यस ये एक अकाउंट है हमारे क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी क्लास ढूंढिए और फिर इस क्लास के जो रूल है, जिस क्लास का ये अकाउंट है उस क्लास के डेबिट और क्रेडिट के रूल लगा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उस अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ये जो 3 क्लास है इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या है। तो अब तक हमने ये देखा कि जब भी हमारे सामने किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आएगा, उस ट्रांजैक्शन के अंदर पहला काम जो था हमारा वो था अकाउंट को आइडेंटिफाई करना। हमें अकाउंट मिल गया, अब हमें उस अकाउंट के ऊपर गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लगाना है। हमें ये देखना है कि ट्रांजैक्शन के अंदर वो जो पर्टिकुलर अकाउंट है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, उसके साथ किस तरह का ट्रांजैक्शन है, तो क्या स्थिति उसके साथ बन रही है जिससे उसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके बाद में मैं इसका एडवांस वर्जन जो मैंने कहा, कुछ स्पेसिफिक बातें हैं उनको ध्यान में रखना है जब आप ये गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लगाओगे। तो अगर सामान्य बात करें तो हमने कहा भैया जो हमारा सबसे पहला जो अकाउंट होता है, अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ, टेबल के अंदर मेरा जो पहला अकाउंट है वो है पर्सनल नेचर का अकाउंट। ये मेरा हो गया पर्सनल नेचर का अकाउंट, ठीक है। एक व्यू करके एक मेरा कॉलम अलग से रहेगा, ये मेरी तरफ से पर्सनल एडेड है, कहीं आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। और कैसी स्थिति में आपको अकाउंट को डेबिट करना है और कैसी स्थिति में आपको अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करके डेबिट और क्रेडिट का रूल धीरे धीरे समझेंगे। तो पहली स्थिति वो हो गई, जैसे मान लीजिए हमारे सामने पर्सनल अकाउंट आया, तो व्यू का मतलब हुआ कि जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके बारे में सोचिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। देखिए जब भी आपके सामने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पर्सनल अकाउंट आएगा ना, उसके साथ 2 ही बातें हो सकती है, तीसरी कोई बात हो नहीं सकती है, मेरी गारंटी है। उस ट्रांजैक्शन में या तो वो अकाउंट जो है वो रिसीवर की पोजीशन में होगा, रिसीवर की पोजीशन में, या वो गिवर की पोजीशन में होगा। क्या मीनिंग है भैया? सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से पढ़िए, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो पर्सन का नाम आया उसके बारे में 1 मिनट के लिए शांति से सोचिए और आपको ये फील होगा कि या तो उस ट्रांजैक्शन में वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, चाहे वो नेचुरल पर्सन था, आर्टिफिशियल पर्सन था या और तीसरी कैटेगरी का था, उससे फर्क नहीं पड़ता है,
वो पर्टिकुलर पर्सन है इस क्वेश्चन के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ रिसीव कर रहा है, कुछ रिसीव कर रहा है। अगर रिसीवर की पोजीशन बन रही है तो मैंने आपको क्या बताया कि रिसीवर की पोजीशन में होता है। तो जब हम हमारे जर्नल की एंट्री करते हैं तो हमने आपको कहा कि भैया यहाँ पे एक बॉक्स अकाउंट डेबिट करना है, कॉलम प्रॉपर कॉलम बना के जर्नल में, और फिर हमने कहा ये 2 वाला कॉलम। तो ये बालकनी वाले बॉक्स में जिसको हम बैठाएंगे उसे हमने क्या बोला था, हमने ये कहेंगे भैया ये हो गया हमारा डेबिट, और यहां पे अगर किसी अकाउंट का नाम लिख दिया तो हम कहेंगे भैया हमने उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये मैं जर्नल की बात कर रहा हूं, समझना। जर्नल में डेबिट और क्रेडिट अलग तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, और अकाउंट के अंदर डेबिट में किसे डालना है, क्रेडिट में किसको डालना है, वो हम आगे बताएंगे। सारी चीजें तो मेरे लिए यहां पे करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं आता हूं। जब मैंने कहा क्वेश्चन को मैंने एकदम गौर से अच्छे से पढ़ा, और क्वेश्चन में मुझे फील हुआ कि जिस आदमी का नाम आया है वो पर्टिकुलर जो आदमी है, मुझे मेरे बिजनेस के एंगल से नहीं सोचना है। ये एकमात्र ऐसा अकाउंट का टाइप है जहां रिसीवर और गिवर की जो पोजीशन है वो हमें उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से सोचना है। हमें उस कैरेक्टर में घुस के सोचना है कि मैं अगर राम हूं तो मुझे कुछ रिसीव हो रहा है या मैं इस क्वेश्चन में कुछ दे रहा हूं, मुझे कुछ रिसीव हो रहा है या मैं कुछ दे रहा हूं। अगर मैं दे रहा हूं तो राम को मैं इस कॉलम में बिठाऊंगा, राम को मैं कहां, नीचे वाले कॉलम में दिखाऊंगा, क्योंकि वो गिवर की पोजीशन में होगा। परंतु अगर वो रिसीवर की पोजीशन में, राम को कुछ न कुछ मिल रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं डेबिट करूंगा। डेबिट का मतलब ये हुआ कि ऊपर बालकनी वाले बॉक्स में मैं उसको बैठाऊंगा। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। तो अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट रिसीवर की पोजीशन में है उस ट्रांजैक्शन के अंदर, वो डेबिट होगा। डेबिट का मैंने आपको मीनिंग कहा, जर्नल के अंदर हमने 2 बॉक्स बनाए, एक बालकनी वाला बॉक्स और नीचे वाला बॉक्स। तो डेबिट का मतलब हमने यहाँ बैठा दिया उसको, और क्रेडिट का मतलब नीचे वाले बॉक्स में बैठा दिया। कुछ छोटे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि इस ट्रांजैक्शन में राम के साथ क्या हो रहा है। राम को भुगतान किया। मैं अभी सेकंड टाइप की कैटेगरी के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी कुछ 3-4 एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ मैं पर्सनल अकाउंट की ही बात करूंगा। ठीक है, भुगतान किया केस हमारा रियल अकाउंट है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे एक बार के लिए। तो राम को भुगतान किया, तो सबसे पहले जो बात मैंने आपसे कही कि उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो जब मेरे सामने देखो ये ट्रांजैक्शन आया, राम को भुगतान किया, राम को भुगतान किया, तो जो राम शब्द है ना, ये राम शब्द देख के मुझे पता चला कि भैया ये मेरा पर्सनल नेचर का अकाउंट है। और इसके अंदर जो दूसरा अकाउंट था को भुगतान किया, मैं सिर्फ अकाउंट को ढूंढ रहा हूं। अब भुगतान में या तो नकद में करूंगा या बैंक के थ्रू करूंगा, और तो कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती क्वेश्चन में, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये भुगतान भैया कैश में हुआ होगा, अदरवाइज आप भुगतान कैसे करोगे। तो 2 अकाउंट मिल गए, दोनों का बॉक्स बना दिया। अब एक बॉक्स को बालकनी वाले, एक अकाउंट को बालकनी वाले बॉक्स में बैठाना है और एक को नीचे वाले बॉक्स में बैठाना है। बहुत सिंपल है। अब सिर्फ राम की बात करेंगे। तो राम को भुगतान किया, राम के कैरेक्टर में आप घुसिए और आप सोचिए कि मुझे राम के साथ क्या हो रहा है। हमारी जो फर्म है उसने राम का भुगतान किया है, राम को भुगतान किया है। राम जो है इस क्वेश्चन में रिसीवर की पोजीशन में है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं राम को कहां बैठाऊंगा भैया, कहां बैठाऊंगा, मैं राम को बैठाऊंगा बालकनी वाले बॉक्स में। यहां पे मैंने कहा राम जो है वो मेरी बुक्स में रिसीवर की पोजीशन में आ गया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जर्नल के चैप्टर का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। उसमें लगभग 35 वीडियो है, तो आपको वहां लगभग 500 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अब मैंने सेकंड कुछ एग्जांपल लिखा, मोहन को माल बेचा। ठीक है भैया, मोहन को माल बेचा। आपका पहला काम है
इस ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करना। यहां मोहन क्या हो गया भैया, मोहन हो गया हमारे लिए एक पर्सनल नेचर का अकाउंट, और माल बेचने के लिए हमारे बुक्स में सब जो है वो है सेल्स। ठीक है भैया, तो सिर्फ मोहन की बात करेंगे। मोहन को माल बेचा, मोहन को माल बेचा, अच्छे से सोचिए, मोहन को माल बेचा। मोहन के कैरेक्टर में घुसिए, मोहन के साथ क्या हुआ होगा, मोहन ने वो माल रिसीव किया होगा, रिसीवर की पोजीशन में आया। हमारे पास दो बॉक्स है, मैंने कहा एक हमारा बालकनी वाला बॉक्स और एक हमारा छोटा वाला बॉक्स, अदर वाला नीचे वाला बॉक्स। ठीक है, ये क्रेडिट वाला बॉक्स, ये डेबिट वाला बॉक्स, और मोहन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीवर की पोजीशन में। तो मैंने मोहन को बालकनी वाले बॉक्स में बिठा दिया। बहुत सिंपल है। उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में सोचिए और उस अकाउंट को कौन से बॉक्स में बैठाना है, ये इस बात से डिसाइड होगा कि उस ट्रांजैक्शन में वो रिसीवर की पोजीशन में है या उस ट्रांजैक्शन में वो गिवर की पोजीशन में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बैंक में पैसा जमा कराया, चलिए बैंक में नकद जमा करवाया। सबसे पहला काम क्या हो गया, हमने कहा पहला हमारा काम है ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। तो यहां पे हमें बैंक एक नाम मिला, बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है ना, नकद जमा कराया, तो ये हमारे लिए सेकंड अकाउंट हो गया, कैश। अब बात क्या हुआ, बैंक जो है हमने कहा ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, पर हमें फर्क नहीं पड़ता है कि पर्सनल के अंदर वो कौन सा नेचर है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। बैंक जो है वो हमारे लिए पर्सनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, तो पर्सनल नेचर में क्या हो गया भैया, बैंक यहां पे मैंने कहा एक बॉक्स यहां पे बनेगा बालकनी वाला बॉक्स, और ये हमारा सेकंड वाला बॉक्स हो गया। चलिए बताइए जरा, बैंक में जमा कराया, बैंक जो इंडिविजुअल के सोचिए, बैंक जो पर्सनल अकाउंट है सिर्फ उसके अंदर सोचिए, बैंक ने क्या किया, बैंक ने पैसा रिसीव किया है, रिसीवर की पोजीशन में, बैंक को फिर से डेबिट कर देंगे। परंतु अगर यही मैं बैंक से पैसा निकलवाता, अगर मैं बैंक से पैसा निकलवाता तो ऐसी स्थिति में क्या होता भैया, ऐसी स्थिति के अंदर बैंक जो है वो गिवर की पोजीशन में होता। बैंक ने मुझे भुगतान किया है, बैंक ने मुझे भुगतान किया है, तो इसका मतलब ये हुआ बैंक ने जब मुझे भुगतान किया तो जो बैंक है वो गिवर की पोजीशन में आ गया। बैंक ने कुछ दिया है तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो ये बेसिक पार्ट हो गया, जहां हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पर्सनल अकाउंट आए आपको हमेशा उस पर्सन के एंगल से सोचना है, न कि हमारे बिजनेस के एंगल से। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने तो रिसीव किया तो क्या हुआ, मेरे यहाँ से तो भुगतान हुआ, भैया उसका अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। हमें फिलहाल जब भी आपके सामने कोई पर्सनल नेचर का अकाउंट आए, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि अगर वो पर्सन जो है, पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर की पोजीशन में है, सॉरी रिसीवर की पोजीशन में है, डेबिट कर देंगे, और अगर गिवर की पोजीशन में है तो मैं उस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। इसी तरह से दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो मेरा अकाउंट था वो था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मीनिंग जो है वो है, यहां पे अब चाहे रियल अकाउंट हो चाहे अगला नेचर हो, ये हमारे बिजनेस के एंगल से सोचना है हमें। तो जो दूसरा हमारा टाइप है वो है हमारा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन को आगे रिकॉर्ड करने से पहले ये ध्यान रखना, अब चाहे रियल हो चाहे नॉमिनल अकाउंट हो, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस के एंगल से सोचना है। अब पर्टिकुलर उस अकाउंट के हिसाब से नहीं सोचना है। सिर्फ यही एक अकाउंट था जिस पे बच्चों को कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने एक नया कॉलम यूज कर लिया जिसका नाम मैंने दिया व्यू, कि भैया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। ठीक है, अब मैं करूंगा बिजनेस की बात। ठीक है, तो देखिए रियल अकाउंट का मतलब क्या कहा हमने, वो एसेट्स, वो सभी के सभी एसेट्स जो हमारे बिजनेस के लिए काम में आती है। तो यहाँ पे व्हाट कम्स इन, अगर ट्रांजैक्शन में ये समझ में आ रहा है कि हमारे बिजनेस के अंदर
अगर वो एसेट्स का इनफ्लो हो रहा है, व्हाट कम्स इन का मतलब हो गया इनफ्लो ऑफ एसेट्स, अगर आ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और व्हाट गोज आउट, जो भी वस्तुएं जा रही है ऐसी स्थिति में हम उसे क्रेडिट करेंगे, यानी कि अगर उस वस्तु का आउटफ्लो होता है हमारे यहां से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर एक, अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, एडवांस वर्जन जो मैंने आपसे कहा उसका क्या मीनिंग है, क्यों मैं कुछ और बातें भी इसके साथ ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि अब वो बातें होगी, पर्सनल अकाउंट में भी कुछ चीजें मिलेगी बट थोड़ा थोड़ा ठहर के। जब भी आपके सामने कोई एसेट्स आएगी, ठीक है ना, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से इस मैटर को क्लियर करते हैं। तो बिजनेस के एंगल से सोचना है, ये तो क्लियर हुआ। तो हमें जो सोचना है वो बिजनेस के एंगल से सोचना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे एक सामान्य ट्रांजैक्शंस को अंदर, कि वहां पे क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास एक ट्रांजैक्शन मिला, फर्नीचर नकद में खरीदा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे चलिए इसमें ढूंढते हैं पहले, फर्नीचर नकद में खरीदा, तो हमारा पहला काम क्या हुआ, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर जो है वो हमारे लिए क्या है, फर्नीचर हमारे लिए होगी भैया एक एसेट्स, और एसेट्स जो हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स मतलब रियल अकाउंट हो गया, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। और जो दूसरा अकाउंट मिला मुझे नकद में, मैंने खरीदा, तो मैंने कहा पहला काम क्या है हमारा, जब भी हमारे सामने कोई भी ट्रांजैक्शन आए उस ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो और उसको बॉक्स में बंद कर लो जिसको कि बुक्स में लेके आना है। तो फर्नीचर की बात करेंगे, जो फर्नीचर है, अब सोचिए बिजनेस के एंगल से, अब जो भी सोचना है वो बिजनेस के एंगल से सोचना है कि फर्नीचर का हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। जब आपने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस के अंदर, हमारे प्रेमिसेस के अंदर ये फर्नीचर आया है, तो जो भी वस्तुएं आएगी उसको हम क्या करेंगे, व्हाट कम्स इन, जो भी आएगी उसे हम डेबिट करेंगे, और हमारे यहां से अगर कोई चीज जा रही है तो उसे मैं क्रेडिट करने वाला हूं। ये बात क्लियर हुई। तो जो भी हमारे यहां से जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, कोई भी एसेट्स हमारे यहाँ जब आएगी उसे डेबिट करेंगे, और कोई भी एसेट्स अगर हमारे यहाँ से जाएगी उस पर्टिकुलर एसेट्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर नकद में खरीदा, फर्नीचर नकद में खरीदा, फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स हो गई, और एसेट्स जो है हमारे यहाँ पे आई है। हमने जब फर्नीचर खरीदा तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है, व्हाट कम्स इन उसे डेबिट करेंगे। सिंपल सा मीनिंग हुआ, मैंने कहा भैया ये वाला जो हमारा बॉक्स था ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला होता है क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फर्नीचर है व्हाट कम्स इन, हमारे यहाँ पे फर्नीचर का इनफ्लो हुआ है, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर को मैं ऊपर वाले बालकनी वाले बॉक्स में बैठाने वाला हूं। सिंपल सा मीनिंग हुआ, मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड अकाउंट की, नकद से खरीदा, नकद से खरीदा। अब नकद जो है ये भी तो रियल अकाउंट है, नकद भी तो रियल अकाउंट है। अब नकद के एंगल सोचिए कि जब आपने फर्नीचर खरीदा तो हमारे बिजनेस से नकद क्या हुआ। अब जो कुछ सोचना है बिजनेस के एंगल से सोचना है। हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया इसलिए हमने डेबिट किया, उसके कारण जब फर्नीचर हमने खरीदा हमें नकद का भुगतान करना पड़ा, हमारे यहाँ से पैसा गया। बिजनेस के एंगल सोचिए, बिजनेस से, मेरे बिजनेस से पैसा गया, आउटफ्लो हुआ, ठीक है भैया। तो व्हाट गोज आउट, क्या गया, गया है हमारा नकद, तो हमने इसे क्या कर दिया, टू कैश अकाउंट कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर क्या एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एक ही नेचर के अकाउंट मिल सकते हैं? देखिए ट्रांजैक्शन एक है और ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रांजैक्शन के अंदर रियल के साथ नॉमिनल मिल सकता है, नॉमिनल के साथ पर्सनल मिल सकता है, किसी भी तरह का मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक के अंदर ही, एक ही ट्रांजैक्शन में
एक ही नेचर के अकाउंट मिल सकते हैं। ये देख लीजिए, हमें दोनों रियल अकाउंट मिल गए एक ही ट्रांजेक्शन में, उसे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो वस्तु हमारे पास आएगी उसे हमें डेबिट करेंगे, और जो वस्तु हमारे यहाँ से जा रही है उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये ध्यान रखना। अभी हमने पिछला कुछ जो एग्जाम्पल लिए थे उसको वापस समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने कहा बैंक में पैसा जमा कराया, चलिए बैंक में नकद जमा करवाया। अब बात करते हैं, हमने पहले बैंक की बात कर ली थी। हमने कहा था भैया जो बैंक है ना, जो बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है, और बैंक में पैसा जमा कराया। पर्सनल अकाउंट जो था वो रिसीवर की पोजीशन में था, इसके लिए हमने बैंक को क्या कर दिया था, हमने बैंक को डेबिट कर दिया था। हमने यहां लिख दिया था बैंक। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है। अब समझते हैं आगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे बैंक लिख दी। अब बात करते हैं इस ट्रांजेक्शन में सेकंड अकाउंट कौन सा मिलता है, यहां से ढूंढना शुरू कीजिए। बैंक, आपने कहा हाँ जी पर्सनल अकाउंट है, बॉक्स बनाइए। मैं नकद यस नकद मेरे लिए अकाउंट है, ये मेरे लिए भैया कैश अकाउंट हो गया। नकद को मेरे पास वर्ड क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए, कैश अकाउंट। यस, कैश भी तो एक अकाउंट है। अब नकद के बारे में सोचिए, बैंक में नकद जमा कराया, मेरे बिजनेस के एंगल सोचिए, मेरे यहाँ से पैसा निकला होगा और बैंक में जमा हुआ होगा, तो मेरे यहाँ से अगर कुछ भी जाएगा तो उसे मैं क्या करने वाला हूं, क्रेडिट। व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट्स, ध्यान रखना, जो भी एसेट्स मेरे बिजनेस में आई है मुझे उसे डेबिट करना है, और जो भी वस्तु मेरे बिजनेस से निकल गई, चली गई, वो जो है ना उसे मुझे क्रेडिट करना है। तो ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो मैंने टू क्या करना है, टू कर दूंगा मैं कैश, क्योंकि मेरे यहाँ से नकद चला गया है भैया, इसके लिए मैंने नकद को क्रेडिट कर दिया। बहुत सिंपल है, ट्रांजेक्शन को पढ़ो। सबसे पहले यहाँ दो बॉक्स बना दो, जो उन अकाउंट को बॉक्स बना दो, उन अकाउंट्स को बॉक्स बना दो जिनको की बुक्स में लेके आना है। आइडेंटिफाई हो गए, उसके ऊपर रूल लगा दीजिए, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लगा दीजिए। यही तो रूल फॉर गोल्डन रूल फॉर डेबिट क्रेडिट है, ठीक है ना। आप देखिए वो रिसीवर की पोजीशन में या वो गिवर की पोजीशन में, आप देखिए क्या वो आ रही है या वस्तु हमारे यहाँ से जा रही है। आ रही है तो डेबिट कर दीजिए, जा रही है तो क्रेडिट कर दीजिए। बहुत सिंपल है, ये अपने आप में लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को धीरे धीरे समझ में आएगी। आपको मैथमेटिक्स लैंग्वेज जब समझनी थी तो न जाने कितनी बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपने पढ़ा होगा। पहले दिन में आपके टीचर ने कहा यस ये 1 से 100 है और गिनती सीख ली आपने, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। कई साल लग गए हमको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय सीखते हुए, क से कबूतर, ख से खरगोश सीखते हुए बहुत साल लग गए। लैंग्वेज है हमारी, ये जो है ना ये भी अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को केवल और केवल आप तभी समझ पाओगे जब बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरा जर्नल चैप्टर के 35 ऑलमोस्ट 35 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। तो आप वहाँ पे इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं, लगभग 450-500 ट्रांजैक्शन पे मैंने प्रैक्टिस करवाई है। तो अब मेरा चैलेंज है उन ट्रांजैक्शन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इवन सीए के किसी भी लेवल के अंदर इनसे बाहर कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए भैया, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर थोड़ी सी अटपटी बात की। अब मैंने कहा सामान्य ट्रांजैक्शन तो हमारे सामने आ गया, और सामान्य ट्रांजैक्शन तो हमारे सामने आ गया, परंतु जिसमें हमने ये देखा कि भैया अगर एसेट्स आएगी तो डेबिट करेंगे और गई है तो क्रेडिट करेंगे। पर यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ फिजिकल मूवमेंट ऑफ एसेट्स को देखा जाता है, फिजिकल के साथ साथ वैल्यू को भी देखा जाता है, वैल्यू को भी देखा जाता है। इसी प्रकार जब जानने की बात करेंगे तो ये भी फिजिकल मोमेंटम भी रिकॉर्ड करने के साथ साथ कई बार ऐसा होगा कि एसेट्स तो वहीं पड़ी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं उसमें, एसेट्स तो वहीं पड़ी होती है, फिर भी हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ध्यान ये रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ वैल्यू को भी कंसीडर करना होता है फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ एनी एसेट्स।
फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ वैल्यू के मूवमेंट को भी समझा जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल समझिए, कहा भैया मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया। क्या कहा? मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया। इसीलिए मैंने कहा एडवांस वर्जन मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि यहां पर बहुत सारे उन प्रश्नों का मैं आपको जवाब दूंगा जिन प्रश्नों के अंदर सामान्य बच्चा ऐसा होता होगा ये सोच के आगे बढ़ जाता है। भैया मैंने कहा मेरी जो अकाउंटिंग है बिल्कुल आर्ट के साथ साइंस भी है, तो जब मेरी अकाउंटिंग एक साइंस है तो यहाँ हर प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा। अब ये बात अलग है कि आपको उसका जवाब पता नहीं है तो आप काम चलाओ सरकार से आगे बढ़ जाते हो। तो मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाया, तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं, हालांकि अभी तक कवर नहीं हुआ है फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और ये अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है भैया। ये दो बॉक्स बनाए बालकनी वाले और नॉर्मल वाले। अब एक अकाउंट को डेबिट करना है तो डेप्रिसिएशन हमने कहा ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, इसके लिए डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की बात बाद में करते हैं, फिलहाल करते हैं मशीनरी की बात। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन के ऊपर सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है तो वो भी आपको कवर करना है। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग ये हुआ, लगभग 1 घंटे का वीडियो है वो। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि जो हमारी एसेट्स को हम साल भर काम में लेते हैं तो काम में लेने की वजह से उसमें घिसावट आती है। तो हमने कहा हमारी एसेट्स के अंदर जब भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर हम कोई भी एसेट्स को जब लिखते हैं ना तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इस एसेट्स की इतनी वैल्यू है। जैसे आपने कार खरीदी जी, मान लीजिए 10 लाख रुपीज में 1 साल पहले, तो आपकी वैल्यू अगर 10 लाख रुपीज ही है बुक्स के अंदर, तो आप बताइए 1 साल बाद में जब आप अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हो तो क्या उस टाइम भी वो 10 लाख की है? प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि 1 साल बाद में अगर आप उस कार को बेचने जाओगे तो आपको 10 लाख रुपीज मिलेगा क्या? क्योंकि कार पुरानी हो चुकी है। इसी तरह से अगर आपने कोई नया, मैंने अगर मान लीजिए नया मोबाइल खरीदा है, आज 1 लाख का परचेज किया है, तो आप देखोगे जैसे ही कोई उसका एडवांस वर्जन आएगा मेरे पुराने एसेट्स की, पुराने मोबाइल की वैल्यू एकदम से डाउन हो जाएगी। तो चूंकि जब मैंने परचेज किया था वो 10 लाख या 1 लाख से रिकॉर्ड कर रखा है बुक्स में, अब वो एसेट्स तो वही पड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट्स तो वही पड़ी है, मेरे बिजनेस में ही है, कार में बिजनेस में ही यूज ले रहा हूं, मशीनरी भी वही पड़ी है, मोबाइल भी बिजनेस में यूज ले रहा हूं, फिर भी मुझे उसकी वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी ताकि मेरे बैलेंस शीट जो है मेरी सही फाइनेंशियल स्थिति को बताए, मेरे एसेट्स की सही वैल्यू को बताए। उसके लिए मैं इसको डाउन करूंगा। तो सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आउटफ्लो, जब मैंने कहा कि कई बार हो सकता है कि जो मशीनरी है वो हमारे बिजनेस में ही पड़ी है, परंतु हमें पता है कि काम में लेने की वजह से या और कोई चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण अब उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो चुकी है। तो वैल्यू डाउन होते समय जो मेरी वैल्यू डाउन हुई वो मेरे लिए खर्चा था, उसको तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मशीनरी, उसके सामने रिवर्स अकाउंट में क्या डालूंगा, तो यहाँ पे अगर कोई एसेट्स की फिजिकल के साथ, फिजिकल तो मूवमेंट नहीं है, वो तो वहीं पड़ी है, वो वैसे के वैसे पड़ी है, परंतु जो जिस रेट पे वो मेरी बुक्स में है अब उसकी रेट डाउन हो गई, तो ये भी मैं एज्यूम करूंगा कि ये भाई आउटफ्लो हो गया मॉनेटरी टर्म में, जो वैल्यू है या मॉनेटरी कह दीजिए, मॉनेटरी टर्म के अंदर उसकी वैल्यू का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मशीन तो वहीं पड़ी है, फिर भी मैं उसे क्रेडिट करूंगा। यानी कि मैंने यहाँ क्या कहा, यहाँ मैं मशीन लिखूंगा, टू मशीनरी करूंगा। आप लॉजिकल अगर कहोगे कि सर व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, देखिए बात समझ, तो समझिएगा कि मशीन का फिजिकली आउटफ्लो नहीं हुआ है, वहीं पड़ी है, फिर भी हम कहेंगे व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट का जो मीनिंग है वो जो मीनिंग है फिजिकली इन और फिजिकली आउट के साथ साथ वैल्यू को इंक्रीज करना और वैल्यू को डिक्रीज करने से भी है। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डाउन करने की बात आती है, इट मींस दैट इज गोज आउट हो गया। इसी तरह से अगर कोई मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है
वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हमने आपसे कहा था कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। अगर कोई मशीनरी के अंदर, एग्जांपल इसका, अगर कोई बड़ी सी आपके पास मशीनरी थी, अगर आपके पास एक कोई बड़ी सी नेचर की मशीनरी थी, अगर कोई बड़े नेचर की अगर वो मशीनरी आपके बिजनेस में पड़ी है और आपने उस पर कैपिटल नेचर का खर्चा किया, जिसके उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, मशीनरी जो भी थी उसमें कुछ ऐसा पार्ट आपने ऐड किया या खर्चा किया जिसकी वजह से उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो गई। ठीक है ना। आप इंजन में कुछ आपने ऐड कर दिया या कोई नई मशीनरी को सपोर्ट में उसमें ऐड कर दिया, हो सकता है मशीनरी वहीं पड़ी है, आपने उसकी चिप चेंज कर दी, सिर्फ दिखने में वही मशीनरी है, फिजिकली कोई मोमेंटम नहीं है, तो आप कहोगे भैया व्हाट कम्स बाय डेफिनेशन, क्या हुई, मशीन तो वही पड़ी है, जैसी थी वैसे तेरी। तो मैं क्या करूंगा, ऐसी स्थिति में भी मशीनरी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है और उस एक्सपेंडिचर की वजह से हमारी मशीनरी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट हमने उसके ऊपर स्पेंड किया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी स्थिति में भी अगर मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो भी हमें ये ट्रीट करना है कि भैया वो आई है, यानी कि जब आपने कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर किया तो आप मशीनरी को डेबिट करोगे, हालांकि मशीनरी की फिजिकल किसी भी तरह का मोमेंटम नहीं था, न वो नई कोई आई है न कुछ गया है, फिर भी एसेट्स डेबिट या क्रेडिट की जाती है अंडर रियल अकाउंट। तो यही जो बात है, हमारे अक्सर बच्चों को इसका ये नहीं होता है कि भैया हमने क्यों डेबिट करना है और क्यों हमें क्रेडिट करना है। आप इसे नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, फिर मैं बढ़ता हूं थर्ड जो हमारा कंसेप्ट है उसकी तरफ। ओके, ये तो जरूरी है, आप ये नोट, मैं इसको सही कर देता हूँ वापस। चलिए एक मिनट, ये हो गया। ओके, फिजिकल मोमेंटम ये भी आपको नोट करना है साथ साथ में। ये हो गया हमारा मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। तो ये हमारा कौन सा हो गया भैया, ये हमारे हो गए रियल अकाउंट। अब जो थर्ड तरह के जो अकाउंट हमारे बचे वो थे नॉमिनल नेचर के अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमने कौन से, हिंदी में क्या कहा हमने कहा आय व्यय खाते, यानी कि ये वो अकाउंट होंगे जो बिजनेस की इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको देख के ये पता चलेगा कि भैया ये बिजनेस के खर्चे हैं या बिजनेस के लिए इनकम है। डेबिट कब करेंगे, ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के अगर आपको ये फीलिंग आता है कि ये बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं या बिजनेस के लिए लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को आपको बुक्स में क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो जब भी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात होगी तो हमें क्या करना है भैया, हमें करना है डेबिट। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, चलिए यहां पे ओके, तो इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूं। चलिए यहां पे मेरा थर्ड नंबर हो गया, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट। और ये जो व्यू है ना, ये भी हमारा बिजनेस का ही व्यू होता है, हमेशा बिजनेस के एंगल से सोचना है। हमारा एक्सपेंसेस किसी की इनकम होगी तो हमें उसके एंगल से नहीं सोचना है, हमारे लॉसेस से किसी और को फायदा होता है वो नहीं सोचना है। मेरे बिजनेस के लिए क्या खर्चा है, डेबिट करूंगा। मैंने सैलरी का भुगतान किया तो जो सैलरी था मेरे लिए एक्सपेंसेस है। मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया क्योंकि मैंने किसी से लोन ले रखा था तो मेरे बिजनेस को रन करने के लिए हुआ, तो मुझे उसे क्या करना है, डेबिट करना हो है। ठीक है, कोई आदमी मेरा पैसा खा गया, मेरे लिए बैड डेब्ट हो गया, मेरे लिए लॉस हो गया, मुझे उस अकाउंट को डेबिट करना है। इसी तरह से मेरे बिजनेस के रेवेन्यू की अगर बात करते हैं, मेरे बिजनेस के रेवेन्यू एंड इनकम की अगर बात होती है,
रेवेन्यू और इनकम को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी अकाउंट है उनको मैं क्रेडिट करूंगा। जैसे मैंने माल बेचा, उसके लिए हमारे पास शब्द क्या है? सेल्स। कब एक अकाउंट जब माल बेचने की बात करते हैं या हमारा एग्जिस्टिंग फर्नीचर बेचने की बात करते हैं, तो कब वो सेल्स है, कब वो परचेज है और कब वो खुद के नाम से एसेट्स आती है, उसके लिए अभी अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो एक बार मैं यहाँ एज्यूम ये करता हूँ कि आपको पता है कि परचेज और सेल्स क्या होती है। तो सेल्स जो है हमारे बिजनेस के लिए रेवेन्यू है। हमें किसी से कमीशन रिसीव हुआ ड्यूरिंग बिजनेस, तो हमें अगर कमीशन रिसीव हुआ तो हमारे लिए वो इनकम हो गई। ऐसी स्थिति में मैं उसको क्रेडिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो जहाँ पे भी इनकम की बात करेंगे मैं क्रेडिट करूँगा, जहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँगा होगी वहाँ मैं उसे डेबिट करने वाला हूँ। कुछ ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। ठीक है भैया, जैसे पहला ट्रांजेक्शन हमारे सामने आया, सैलरी का भुगतान किया, बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पे कुछ 3-4 सिंपल ट्रांजेक्शन को आपके सामने डिस्कस करके फिर आगे बढ़ता हूँ। कुछ और बातें जिनका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैंने कहा भैया ये मेरा एडवांस वर्जन ऑफ गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट रहेगा। सैलरी का भुगतान किया, मैंने अभी एग्जांपल लिया था, सैलरी का भुगतान किया। 2 अकाउंट है मेरे पास, बालकनी वाला बॉक्स में मुझे कोई अकाउंट को बैठाना है और एक मुझे इस बॉक्स में किसी को बैठाना है। सोचिए जरा, अच्छे से सोचिए, किसको बैठाना है भैया, किसको कहाँ डालेंगे अपन? सैलरी का भुगतान किया, बिजनेस के एंगल से सोचना है। मेरे बिजनेस के लिए सैलरी क्या है भैया? यहाँ पे जो सैलरी है ये मेरे लिए एक अकाउंट हो गया और भुगतान मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि नकद में भुगतान हुआ होगा, तो कैश मेरा दूसरा अकाउंट हो गया। तो पहला पड़ाव पार हो गया जहां मैंने ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई कर दिया था। पहला पड़ाव मेरा पास हो गया। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी मेरे लिए बिजनेस पे खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। तो मैंने यहां लिखना है सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को डेबिट किया। उसके बाद में दूसरी बात थी नकद में भुगतान हुआ। अब बताओ नकद क्या है? नकद हमारे लिए हो गया रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट कम्स इन आता है तो डेबिट करो, व्हाट गोज आउट अगर जाता है तो उसे आप कर दीजिए क्रेडिट। तो अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये कुछ ट्रांजैक्शन हमने देखे और हमने इनमें से कैसे अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, और कैसे उसके ऊपर रूल लगाने, ये समझा। अब मैं आपके दिमाग की बत्तियां जो है वो घुमाने वाला हूँ। आपके सामने मैंने इस पूरे वर्जन का यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे ओके। अब कुछ और बातें इसमें ऐड होने वाली है और कुछ और बातें लेस भी होने वाली है। पहली चीज, ये सामान्य हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आप बहुत सारी बातें, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को पे पर ये प्रैक्टिस कर लीजिए भैया। जर्नल का चैप्टर पे जाइए, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस, यानी कि 7-8-10 क्वेश्चन तो आप जरूर कर लीजिए। उसके बिना अब जो बात करने वाला हूं उसके लिए बिल्कुल भी मत पड़ेगा, क्योंकि अब जो बात करने वाला, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो और अब जो बात करने वाला हूं, अगर इस बात पे ध्यान दिया तो जितना आया है ना वो भी गायब हो जाएगा।